हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं एक स्कीम एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनके उनसे रिलेटेड एक स्कीम है सेंट अर्थिया। जो आरत वगैरह का काम नहीं करते उनके लिए ये स्कीम है। तो हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, किस तरीके से उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है और किस तरीके से उनको इस स्कीम के तहत लोन्स मिलता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट अर्थिया स्कीम। ओके गाइज, तो देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी प्रोप्राइटर फर्म है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी ऐसा एंटिटी जो कि इस तरह का काम करता है, एक तरह से कमीशन एजेंट का काम करते हैं एक एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर, ठीक है, आड़त का काम करते हैं, तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उनका बेसिकली काम ही यही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली अगर उनका जीएसटी मैंडेटरी है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, है ना, जो भी कोई चीज़ है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, कोई इस चीज़ से रिलेटेड है तो वो इसके तहत लोन लेता है। तो क्या क्या चीज़ हमें चाहिएगी? सबसे पहली चीज़ है केवाईसी। भाई केवाईसी तो हर कीमत पे हमेशा चाहिए होती है। अगर आप कंपनी है तो कंपनी का प्रूफ देंगे, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी डीड देंगे। अगर आप प्रोप्राइटर है तो उसका अपने प्रोप्राइटर फर्म का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो देंगे। इंडिविजुअल है तो उसके बारे में, अपने बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर जीएसटी मैंडेटरी वाली फॉर्म है जहाँ पे आप एप्लीकेबल है आपके लिए जीएसटी, तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट देंगे। इस तरीके से आप अपना केवाईसी या बेसिक डॉक्यूमेंट बैंक को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए, इसमें ना कोई नई एंटिटी को लोन नहीं मिलता। जैसे सपोज आप कह रहे हो आज से इस साल से मैं आरतिया बनूंगा या आरती की तरह काम करूंगा और मुझे उसके लिए लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी इस लाइन में काम कर रहे होने चाहिए। ठीक है, आप पिछले साल की बैलेंस शीट देंगे, अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी रिटर्न्स देंगे। ठीक है, अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपल बैलेंस शीट देंगे, अगर एप्लीकेबल है तो ऑडिटेड बैलेंस शीट देंगे। तो बैंक को आप ऑलरेडी चलते हुए जो आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स है ना वो देंगे और उसके बेस पे ही बैंक आपको आगे लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलिए क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, मतलब कितना लोन हमें मिल सकता है। तो मिनिमम 2 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस टाइप का लोन होता है, क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा ओडी फैसिलिटी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है ओडी, जो हर साल रिन्यू होती है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की, है ना। असेसमेंट कैसे करेगी कोई भी बैंक हमारे लोन का? असेसमेंट 3 तरीके से होगा। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा ना वो हमें एज अ लोन मिलेगा। जैसे सपोज़ आपका लास्ट ईयर की जो टर्नओवर है ना, उसका 25% वो निकाला जाएगा। अगर जीएसटी रिटर्न है तो उससे टर्नओवर आ जाएगा 25%। ठीक है, आप जो कोलेट्रल बैंक को सबमिट करोगे उसका 80% ऑफ द रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, रिलाइजेबल वैल्यू का 80% वो। और लास्ट ईयर की जो क्रेडिट समेशन होती है ना, आपने कितना आदान प्रदान किया अपने अकाउंट से, उसका 35%। इन तीनों को जब हम देखते हैं उसमें से जो लीस्ट आता है उतना बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। उसके अलावा क्या होगा कि अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या होगा? इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, आप ईएम कराओगे अपनी प्रॉपर्टी का बैंक में। ठीक, उसका भी एक फंडा है कि उसके बेस पे भी आपका लोन का असेसमेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया 80% ऑफ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जहाँ प्रॉपर्टी का खेल होता है वहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने बताई है पहले भी, प्रॉपर्टी होगा तो उसकी वैल्यूएशन होगी और एलएसआर होगी। वैल्यूएशन होती है अगर 1 करोड़ से कम होगा तो एक ही वैल्यूएशन होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो 2 वैल्यूएशन होगी। बाकी एलएसआर होगा जो बैंक का पैनल एडवोकेट करके देगा। ठीक है, और बेसिकली यही सारी चीज़ें होंगी। बाकी बैंक अपने आप प्रॉपर्टी को
देखेगा। सपोज़ ऐसा है कि आपके नाम से प्रॉपर्टी है या आप प्रोप्राइटर फॉर्म हो तो आपके नाम से है, प्रोप्राइटर फॉर्म के नाम से है। तो पार्टनरशिप का अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके उस फॉर्म के नाम से प्रॉपर्टी है, तो वो कुछ भी आप मॉर्गेज कर सकते हो। बट एक चीज़ है कि सपोज़ आपकी रिलेटिव की प्रॉपर्टी है और फिर आप उसको मॉर्गेज करके खुद लोन लेना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपको रिलेटिव को या तो को बोरोवर या गारंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और कौन कौन आपके को बोरोवर बन सकते हैं, ये भी एक बात है। रिलेटिव मतलब कौन 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 आ सकते हैं, तो उसकी एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन बन सकते हैं आपके को बोरोवर। तो उसमें है आपका स्पाउस, आपके फादर, ठीक है, आपकी मदर, आपका सन, ठीक है, सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर के हस्बैंड, ठीक है, ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर, सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है, ब्रदर ऑफ स्पाउस, सिस्टर ऑफ स्पाउस, ठीक, ये सब आपके कोबरो बन सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने मदर की बात की है वहाँ स्टेप मदर भी आ सकती है, जहाँ सन की बात की है वहाँ स्टेप सन भी इसमें आते हैं। तो इस तरीके से ये लोग आपके रिलेटिव होते हैं जिनको आप कोबरो बना सकते हैं। ठीक, आई गेस मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इस बेस पे आपको लोन मिलेगा, आपको लेटरल और आपकी टर्नओवर इसके बेस पे असेसमेंट होगा लोन का। ठीक है, प्रोसेस चार्जेस तो आई थिंक 0.50% है, जो इतने ज़्यादा है नहीं। उसके अलावा एलएसआ वैल्यूएशन के आपके थोड़े बहुत चार्जेस होंगे जो वो लोग लेंगे। ठीक है, जैसे वैल्यूअर लेगा या एडवोकेट लेगा वो चीज़। ठीक, इसके हिसाब से आपका लोन मिल जाता है। एक ओडी है एक तरह से, है ना, कि आप आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब ओडी में से निकाल भी सकते हो, उसमें जमा भी करा सकते हो। इस तरीके से आपको लोन मिल जाता है। फाइन। तो जो भी रूरल ब्रांचेस के आसपास रहते हैं, सेमी अर्बन जगह पे रहते हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस सब कुछ हो गया है। कोई भी इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके देन, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।